जंगल का हर जानवर अपने शेर राजा सिम्बा की बातें सुनने के लिए प्राइड रॉक पर पहुंच गया। उसने जीवन के चक्र को जारी रखने के अपने अवसर की घोषणा की और दृश्य शेरनी नाला की ओर चला गया। वह जंगल में गहरी धाराओं के साथ टहल रही थी और सिम्बा के आने का इंतजार कर रही थी। प्राइड लैंड में वापस टिमन और पुम्बा, एक मीरकैट और एक जंगली सुअर अपने राजा के सामने पहुंचते हैं। सिम्बा उन्हें अपनी बेटी कियारा को संभालने की जिम्मेदारी देता है और उन्हें उसे कोई भी कहानी सुनाने से मना करता है। कियारा अपने पिता के पास जाती है, उसे बताती है कि वह जल्द ही आने वाली बिजली से डरी हुई थी, लेकिन वह उसे आश्वस्त करता है और उसे टिमन और पुम्बा की देखभाल में छोड़ देता है। जैसे ही वह जाता है, वे स्कार को हराने की अपनी कहानी शुरू करते हैं। छोटी कियारा को संदेह होता है, एक बिजली गिरती है और वह एक छोटी सी गुफा के अंदर छिप जाती है। टिमन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। रफीकी गुफा के दूसरे छोर पर पहुंचता है और कियारा को आश्वस्त करता है जब वह अपने माता पिता के बारे में रोती है। एक और बिजली गिरती है और छोटी कियारा पीछे हट जाती है और राफी की कहानी सुनाने का समय तय करता है। वह थोड़ी मिट्टी खोदता है और टिमन और पुम्बा उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक होकर उसके पास आते हैं। कहानी एक अलग भूमि से शुरू होती है। वे सूखी भूमि में हाथी और सभी प्रकार के जानवर देखते हैं। एक शेर और एक शेरनी सूर्योदय को निहार रहे हैं और वह मुफासा को दृश्य देखने के लिए बुलाती है। उसकी माँ उसे मिलेले के बारे में बताती है, जो जीवन से भरपूर भूमि है। यह उनके गंतव्य का स्थान है। वह केवल इसे सूंघने और कल्पना करने से मिलेले को महसूस कर सकता है और जब वे साथ गाते हैं तो धुन शुरू हो जाती है। वे सूखी भूमि पर वापस आते हैं और बारिश शुरू हो जाती है और सभी जानवर रिमझिम बारिश में नाचते हैं। मुफासा खुशी से धारा में कूद जाता है, जो जल्दी ही उसकी ऊंचाई से ऊपर भर जाती है और एक जिराफ उसकी मदद करता है। उसकी माँ चिंतित होकर उसे बाहर बुलाती है और सभी जानवर बाढ़ के डर से धारा से जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। उसके माता पिता पानी में कूद जाते हैं और पानी अंदर आ जाता है और शेरनी को चट्टानों पर फेंक देता है। शेर मुफासा के पास पहुंचता है और उसे अपनी मां तक पहुंचने के लिए दीवारों पर चढ़ने में सुरक्षित रूप से मदद करता है, क्योंकि वह उसका मार्गदर्शन करती है। हाथी बाढ़ में फंस जाता है और बांध से टकरा जाता है और मुफासा बहते पानी में गिर जाता है। वह खुद को अपनी मां और पिता के बिना कहीं बीच में एक लकड़ी की मदद से तैरता हुआ पाता है। निकटवर्ती भूमि में एक और शावक ताका हल्की धाराओं में मुफासा को देखता है और उसे खतरे के बारे में सचेत करता है। ताका उसे ऊपर खींचने का प्रयास करता है और एक शेरनी उन्हें मगरमच्छों का भोजन बनने से बचाती है। ताका मुफासा को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी मां ईशे ऐसा करने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन सहमत हो गई। वे अपने राजा ओबासी के पास पहुंचे, जिन्होंने मुफासा को खाना पसंद किया, लेकिन ईशे और ताका ने मुफासा को जीवित रहने के लिए वोट दिया। वे ताका के खिलाफ मुफासा के साथ रेस करने का फैसला करते हैं और अगर मुफासा हार जाता है तो वह अपनी जान भी गंवा देगा। रेस शुरू होती है और राजा मुफासा को जमीन पर धकेल देता है, लेकिन वह किसी भी तरह से रेस में आगे बढ़ जाता है। ओबासी ताका को जीतने के लिए जोर दे रहा है, क्योंकि वह उनका भावी राजा होगा। ईशे चाहती है कि वह अपने दम पर जीते। ताका मुफासा से आगे है और मुफासा नदियों को पार करने से डरता है और उसे फिर से बाढ़ आने का डर है। मुफासा जमीन के रास्ते थोड़ी सी बढ़त लेता है, लेकिन उसे पानी में कूदना पड़ता है। ताका फिर से उसकी मदद करता है। वे दौड़ना जारी रखते हैं और ताका उसे अपनी जान बचाने के लिए जीतने देता है, क्योंकि वह हमेशा एक भाई चाहता था। राजा ताका से निराश है, लेकिन ईशे को गर्व है। उस दिन मुफासा और ताका आत्मा से भाई बन जाते हैं। अपने बचपन के दौरान वे ताका के राजा बनने और कैसे वह एक भाई की कामना के बारे में गाते थे। वे एक साथ बड़े होते हैं। अपने मजे के दौरान उन्होंने एक और शेर को परेशान किया, जिसने राजा से शिकायत की। ओबासी अभी भी मुफासा को अपने बेटे के रूप में पहचानने से इनकार करता है और उसे छायादार पेड़ के पास जाने से मना करता है। वह मुफासा को शेरनी के पास भेजता है और ताका को अपने साथ ले जाता है और उसे बताता है कि कैसे मुफासा उसे धोखा देगा। वह उसे सिखाता है कि राजा कैसे बनना है और एक चट्टान पर आलसी ढंग से खर्राटे लेता है और ताका जमीन की ओर देखता है।
मुफासा एशे के साथ है जो उसे शिकार करना सिखा रही है। वह वर्णन करता है कि जब वह हवा को महसूस करता है तो वह क्या देखता है। वह कहता है कि उसे अपने माता पिता की याद आती है जब वह उसकी खोई हुई अभिव्यक्ति के बारे में पूछती है और वह उससे उसे छोड़ देने के लिए कहता है। दूर से ताका उन्हें जाते हुए देख रहा है। गुफा में वापस टिमन और पुम्बा मुफासा के करीब महसूस करते हैं। वे गाना शुरू करते हैं, लेकिन राफिकी और कियारा उन्हें बीच में रोक देते हैं और मुफासा की कहानी सुनाना जारी रखते हैं। एक दिन ताका देख रहा था और दूसरा शेर मुफासा को जोड़े में शिकार करना सिखा रहा था। उसने 2 सफेद शेर देखे। वे लंबी घास में छिपे हुए थे और मुफासा और एशे पर हमला कर दिया। एशे ने मुफासा को भाग जाने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं भागा। ताका एक हिरण से टकरा गया और मुफासा ने एक सफेद शेर को पकड़ लिया और खतरे को देखते हुए ताका भाग गया। मुफासा ने अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डाला और दूसरे को भगा दिया। मुफासा ने एशे को छायादार पेड़ पर पहुंचाया। राजा को उसकी भलाई की चिंता हुई और उसने सफेद शेरों के बारे में बताया कि कैसे मुफासा ने उसकी मदद की। राजा उसके कर्जदार थे। मुफासा ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी और राजा ने एक स्काउट भेजा। ताका ने अपना हिस्सा समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे मौका नहीं मिला और सफेद शेरों में से उनका राजा किरोस था। किरोस इस बात से नाराज है कि शेर ने उसके बेटे को दुश्मन के इलाके में मरने के लिए छोड़ दिया और उसे शेरनियों को खिला दिया। स्काउट इस बात का गवाह है और दूसरी तरफ ओबासी ने ताका से कहा कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में कभी कुछ न कहे। स्काउट आता है और उन्हें दुश्मन के आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देता है। ओबासी ने मुफासा और ताका को भागने का आदेश दिया। मुफासा ने उन्हें छोड़ने से मना कर दिया और एशे ने उसे मिलेले के बारे में बताया जो उसके माता पिता ने कहा था। जब वे चले गए तो ताका ने अपनी मां से माफी मांगी। एशे ने उसे माफ कर दिया और उन्हें अलविदा कहा। वर्तमान में वापस टिमन और पुम्बा अपनी आंखों से रो रहे थे और कियारा ने सफेद शेरों के बारे में पूछा। कहानी जारी है और बाहरी लोग छायादार पेड़ के पास पहुंचते हैं। किरोस ने लगभग सभी शेरों को मार दिया था। यह आखिरी झुंड था। इस प्रकार वह एकमात्र शेर राजा बन गया। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया। दोनों शेर अपना भगना जारी रखते हैं और एक छोटी जुगनू हमें वापस कियारा के पास ले जाती है क्योंकि वह मुफासा को भागने के लिए कहती है। मुफासा और ताका जंगल में भागते हैं। सफेद शेर उनका पीछा करते हैं और झरना पास आता है। वे किनारे पर खड़े होते हैं और मुफासा किरोस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ताका उसे ले जाता है और झरने में कूद जाता है। वे एक शाखा पर लटके रहते हैं, राहत महसूस करते हैं, लेकिन एक शेरनी उनका पीछा करने के लिए कूद जाती है और शाखा टूट जाती है। किरोस उन्हें ढूंढने के लिए कृत संकल्प है। टिमन और पुम्बा कहानी में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। कियारा को अंदाजा था कि ताका कौन है और दृश्य रात के समय झाड़ियों में भटकते शेर के जोड़े पर आ जाता है। मुफासा को लगता है कि उनके पास एक शेरनी है जो पूरी रात उनका पीछा कर रही थी और गलती से ताका पर हमला कर देती है। शेरनी सरबी जंगल से निकलती है और जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन ताका उसे रोक देता है और उसे आमंत्रित करता है। जाजू आता है और वह उन्हें चेतावनी देती है कि वे उसे न खाएं क्योंकि वह उसके लिए एक स्काउट के रूप में काम कर रहा है। वह पूछती है कि वे कहाँ जा रहे हैं और मुफासा जवाब देता है कि यह माइले है और सरबी कहती है कि यह एक सपना है। वह जाने के लिए मुड़ती है और जाजू दुश्मनों के आने की सूचना देता है और शेर जाने का फैसला करते हैं और जाजू उनसे सहमत होता है। दृश्य पेड़ों और शाखाओं पर लटके कई बबूनों पर बदल जाता है। हम उनमें से एक युवा राफिकी को देखते हैं। अन्य बबून उसके सपनों से नाराज हैं और सोचते हैं कि उसके सपने ही उनकी दुखद घटना की समस्या थे। उसका एक पैर काम नहीं करता था, फिर भी वह बच गया और उसकी मां सभी के खिलाफ उसका बचाव किया, लेकिन सेना उसे निर्वासित कर देती है। राफिकी सोचता है कि यह उसकी नियति है और जाने से पहले अपनी मां को आश्वस्त करता है। वह पेड़ों से नीचे उतरता है और भूमि के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है और मुफासा उसके चेहरे पर कूद जाता है। राफिकी बस कंधे उचकाता है और चला जाता है और ताका और साराबी आते हैं जो उसे खाने की तलाश में हैं। राफिकी को यकीन है कि अगर वे माइले तक पहुंचना चाहते हैं तो वे उसे नहीं खाएंगे और तीनों शेर हैरान हैं।
वह बताता है कि वह खुद को माइले की भूमि में अपने भाई के साथ कैसे देखता है। तीनों अभी भी बहस करते हैं, लेकिन उसे जीने देने के लिए सहमत होते हैं। वर्तमान में वापस टिमन और पुम्बा शिकायत करते हैं। उन्हें लगता है कि राफिकी मुख्य पात्र बन गया है और कियारा एक जुगनू का पीछा करती है। वह चाहती है कि उसके माता पिता घर आ जाएं। दृश्य बदल जाता है और सारा भी मुफासा को सोते हुए पाती है। वह अपने माता पिता के सपने देखता है और जागता है और पीछे चलता है और राफिकी को पाता है जो मछली पकड़ने का दावा करता है। मुफासा बताता है कि उसकी आंखें बंद हैं और राफिकी उसके डर को इंगित करता है और तालाब से एक मछली निकालता है। वह उसे थपथपाने के बाद वापस उसमें डाल देता है और वह तालाब से बाहर निकल जाता है और सुबह हो जाती है। वे एक मार्ग चुनते हैं और मुफासा घाटी में जाने पर जोर देता है और वे असहमत होते हैं। मुफासा साराबी से अपनी आंखें बंद करने और उन्हें महसूस करने के लिए कहता है। वह ऐसा करती है और सहमत होती है। राफिकी इस बदलाव से खुश है। वह उनकी यात्रा के दौरान गाता है। जाजू भी शामिल होता है और जल्द ही वे सभी रास्ते में गाना शुरू कर देते हैं। हम देखते हैं कि ताका के मन में साराबी के लिए भावनाएं विकसित हो रही हैं और दृश्य सफेद शेरों में बदल जाता है जो उनका पीछा कर रहे हैं। बाद में ताका मुफासा से सलाह मांगता है सरबी को लुभाना और मुफासा उसे आश्वस्त रहने के लिए कहता है। वह ताका से कहता है कि वह उसकी हर बात पर ध्यान दे, हालांकि वह अक्सर ऐसा नहीं करता। ताका सरबी के पास जाता है। वह सहजता से बातचीत शुरू करता है और लड़खड़ाता है, लेकिन सरबी बातचीत से शांत रहती है। वे हाथियों का एक झुंड देखते हैं और मुफासा चिंतित है क्योंकि यह पैटर्न से बाहर है। जाजू उन्हें दूसरी तरफ के सफेद शेरों से आगाह करता है, लेकिन वे उनकी तरफ कूद रहे हैं। मुफासा हाथियों को उनके लिए लड़ने के लिए मनाने का आग्रह करता है, लेकिन सरबी असहमत होती है। सरबी मधुमक्खी के छत्ते को मुक्का मारती है और एक शाखा से लटक जाती है और हाथी घबरा जाते हैं। हाथियों की भीड़ में सरबी गिर जाती है और मुफासा उसे बचाने के लिए दौड़ता है। ताका पर एक और सफेद शेर हमला करता है, जिसे हाथियों और चट्टानों ने कुचल दिया। सफेद शेर पीछे हटते हैं और मुफासा सरबी को सुरक्षित जगह पर खींचता है और ताका सरबी के पास जाता है। रफीकी उसका इलाज कर रहा है। वह जाग जाती है और मुफासा सरबी की जान बचाने के लिए ताका को श्रेय देता है। वह उसे धन्यवाद देती है। कुछ ही सेकंड में सरबी और मुफासा मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ने के बारे में बहस करते हैं। रफीकी उनकी लड़ाई को शांत करता है। कियारा से रफीकी बाहरी लोगों के बारे में बात करती है और वह जवाब देता है कि वे बस अलग हैं। वह खुश थी कि वह अलग निकला और टिमन और पुम्बा उनके गले मिलते हैं। कहानी में रफीकी उन्हें बर्फीले क्षेत्र में ले जाता है और मुफासा फिर से एक बुरे सपने से जागता है। जब वे चलते हैं तो मुफासा जाजू से अपने पंखों से उनके निशान छिपाने के लिए कहता है। इससे सफेद शेर उलझन में पड़ जाते हैं और जाजू खुशी खुशी मुफासा को यह बताता है। सरबी उसे ताका के सामने बधाई देती है जो इस पर दूर चला जाता है और रफीकी बर्फ पर गिर जाता है। मुफासा उसे वही वाक्य दोहराते हुए उठने में मदद करता है। सरबी को एहसास होता है कि यह वही था जिसने उसे बचाया था। मुफासा रात में शिकार करने जाता है। सरबी उसके पास जाती है और बताती है कि उसे ताका को दी गई उसकी सलाह के बारे में पता था। ताका दृश्य को देखता है। सरबी मुफासा को उसकी भावनाओं को स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है और वे साथ में गाते हैं। ताका दृश्य को देखता है और ईर्ष्या करता है और वह अंततः अपने पिता की बातों से सहमत हो जाता है। वह बर्फ में पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और सफेद शेरों के झुंड को देखता है और वह उनके पास जाता है। सफेद शेर उसे घेर लेते हैं और वह बताता है कि कैसे मुफासा ने अपने बेटे को मार डाला और अपने निशान छिपाए। ताका अपने पिता की मौत के लिए मुफासा को दोषी ठहराता है और सफेद शेरों की मदद करने का फैसला करता है। ताका उसके सामने झुकता है और कीरोस उसे अपने साथ ले जाता है। जब ताका वापस आता है तो वह मुफासा को अपने लिए इंतजार करते हुए पाता है। जमीन हिलती है और हम बर्फ के पहाड़ का एक हिस्सा ढहते हुए देखते हैं। ताका अपने रास्ते पर निशान छोड़ता है। टिमोन और पुम्बा अभी भी इस बात पर बहस करते हैं कि ताका कौन था और कियारा पूछती है कि क्या सरबी और मुफासा प्यार में थे। कहानी को फिर से शुरू करते हुए
मुफासा और अन्य लोग आखिरकार माइले की भूमि में कदम रखते हैं। रफीकी खुशी से उस पेड़ की ओर भागता है जहां उसका भाई उसकी दृष्टि से इंतजार कर रहा है। जिराफ उसे खतरे से आगाह करने आते हैं और मुफासा लड़ने की योजना बनाता है और कीरोस अपने शेरों को दूसरों को खोजने के लिए भेजता है। सर्बी दूसरों से मदद मांगने के लिए निकल जाती है और कीरोस बताता है कि कैसे ताका ने उसे धोखा दिया है। ताका मुफासा को कीरोस के हाथों में छोड़ देता है और मुफासा उसे एक चट्टान से नीचे फेंक देता है और सर्बी दूसरे शेरों के पास पहुंच जाती है। वह उनसे उसके साथ लड़ने का आग्रह करती है और मुफासा की दहाड़ उन्हें बुलाती है। वह उनसे बात करता है। वह उन्हें खुद के लिए लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन कीरोस मुफासा के पीछे दिखाई देता है और वह चट्टान के गड्ढे में गिर जाता है। जाजू एक शेर और उसके शावक की रक्षा करता है और खुद को एक पेलिकन द्वारा उड़ा देता है और मुफासा एक गुफा में जागता है। कीरोस उस पर फिर से हमला करता है और ताका ऊपर से देखता है और ताका अपने भाई को मारा जाता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए वह कूदता है और कीरोस को वापस फेंक देता है और अपना सिग्नेचर स्कार प्राप्त करता है और तीनों शेर दहाड़ते हैं। माइले में जानवर एक दूसरे की रक्षा करते हैं और धरती हिलती है, जिससे परिदृश्य प्राइड रॉक में बदल जाता है। मुफासा कीरोस के साथ गहरे मैदान में गिर जाता है और वह कीरोस को गिरती चट्टान के सामने धकेल देता है। मुफासा तैरने में कामयाब हो जाता है, जहां टाका उसे पानी से बाहर निकालने में मदद करता है। सर्बी चिंतित होकर उसके पास आती है। वे गुफा से बाहर निकलते हैं और जानवरों द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया जाता है, जो उसे अपना राजा मानते हैं। मुफासा राजा बनने के बारे में अनिच्छुक है और हवा में उसे अपनी मां का एहसास होता है और वह उसकी ओर दौड़ता है। वह उसे जानवरों के बीच पाता है। हालांकि उस दिन उसके पिता की जान चली गई थी। टाका उससे माफी मांगता है। मुफासा उसे निर्वासित नहीं करता है, लेकिन उसे फिर से उसके नाम से पुकारने से मना कर देता है। इसके बजाय उसका नाम स्कार रख देता है। कियारा अपने दादा से मिलना चाहती थी और राफिकी ने उसे ऐसा करने के लिए बादलों में देखने के लिए कहा। वह दहाड़ती है। आसमान साफ हो गया और उसने सिम्बा को आते देखा और उससे मिलने के लिए दौड़ी और उसने उसे उसके भाई से मिलवाया।